नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी। सूद साहब, एक खबर सुनने में मिल रही है कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए अजीत डोवाल साहब, उनको सारी दुनिया जानती है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि अब वो आगे अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए मतलब इच्छुक नहीं है। मतलब अब वो सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। ऐसी खबर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह कोई किसी नए व्यक्ति की, नए एनएसए की नियुक्ति होगी। और ये खबर पिछले 2-3 दिन से लगातार चल रही है। आपने सर खुफिया विभाग में, रॉ में बहुत लंबे समय में सर्विस की है। आप बहुत सारे अधिकारियों को जानते भी हैं। हमको हमारे पास जो जानकारी है ये सूत्रों के हवाले से, मैं खुद नहीं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें एक आर.एन. रवि है जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, तमिलनाडु से आते हैं। और एक एस जयशंकर का नाम भी चल रहा है जो हमारे विदेश मंत्री हैं। और एक आलोक जोशी है कोई जो रॉ के चीफ रहे, उनका नाम भी चल रहा है। आपको क्या लगता है सर? पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब देश के सामने अभी भी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल, इंटरनल, ऐसे में अजीत डोवल अगर उनको सेवा विस्तार नहीं मिलता या वो मतलब आगे काम करने के इच्छुक नहीं है, रिटायर होना चाहते हैं, तो फिर ये भारत के लिए चिंता की बात है सर। बहुत बड़ी चिंता की बात है। देखिए, रॉ के जो पहले चीफ थे आर.एन. काओ ने बहुत साल तक रॉ को संभाला। 600 आदमी थे जब उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करके आपका बांग्लादेश बना दिया। उनका कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई उनका साथ का आदमी नहीं मिला जो उस टाइप के काम कर सके। और उन्होंने, अगर आज रॉ खड़ा है तो उनके कंधों पे खड़ा हुआ, जो काम किया उसी को आगे रॉ बढ़ा रहा है। और आर.एन. काओ एक बहुत ही कैपेबल ऑफिसर थे। और उसी तरीके से जो अजीत डोवाल है वो आईबी को बिलोंग करते हैं, आईबी के चीफ भी रहे। और अजीत डोवाल ने जिस तरीके से यहाँ पे कारोबार संभाला है, जैसे काम संभाला है, मैं नहीं सोचता कि उसका कोई मुकाबला है या उसका कोई कंपैरिजन हो सकता है। और दूसरी बात है कि जो अजीत डोवाल हैं आईबी में रहे, इनका बहुत एक्सपोजर था। और ये वो आदमी है जो आईबी में रहने के बाद, रिटायर होने के बाद, इन्होंने दाऊद को पकड़ने के लिए, मारने के लिए 2 आदमी भेजे थे। वो तो एक प्लान को फॉइल कर दिया महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन ने। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा, इतना ऑफेंसिव आदमी नहीं देखा। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको चला रहे थे चाणक्यपुरी से, और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत काम भी किया इन्होंने, और उसी से इनकी पोजीशन बनी। इनके साथ एक और रॉ के ऑफिसर थे जो मेरे बॉस भी रहे, वो भी बहुत प्रेस करते थे इनको। और वो कहते थे कि मुझे नहीं पता या कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ से इन्होंने अरेंजमेंट किया, लेकिन इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया वो एक कमाल की चीज थी। और उसी से इनकी रिकॉग्निशन बनी। जब IC 814 हाईजैक हुआ था तो अजीत डोवाल साथ में सीडी जो आईबी से थे, वहां से रिटायर थे, सीडी साय जो रॉ के ऑफिसर थे, और साथ में एक MEA के ऑफिसर थे विवेक काटजू, वो भी बहुत कैपेबल थे। और तीनों जो थे पाकिस्तान अफगानिस्तान को डील करते रहे। ये तीनों के तीनों को भेजा गया IC 814 की हाईजैकिंग के जो लोग थे उनको छुड़ाने के लिए। और जब जा रहे थे वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, तो अजीत डोवाल ने प्लेन के अंदर अपने साथियों को बताया कि मैं इनको छुड़वा दूंगा जो हमारे होस्टेजेस हैं, और मैं जो तालिबान है उनसे बात कर लूंगा। इतने कॉन्फिडेंस था इनके अंदर। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा ISA के लोग खड़े हैं, तो इन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब ISA पहले काम कर चुकी थी। फिर इनकी एक और स्टेटमेंट आई कि अगर हमारे जो लोगों को हाईजैक किया गया, इनको हमको पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहिए था UAE के ऊपर, और इनको UAE से फ्लाई आउट नहीं करने की परमिशन देनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम पे ना तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन के जो लोग थे जो डील कर रहे थे फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो ऑफेंसिव थे, ना उनका विजन था। तो इनका एक विजन भी अलग था। और मोदी ने इनको बड़ा चुन के रखा है, क्योंकि मोदी को पता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनके जो NSA थे ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने उनको धोखा दिया। तो उन्होंने डोवाल को पूरा छानबीन करके चुना। और डोवाल ने जिस तरीके से PM मोदी का साथ दिया, जिस तरीके से इनके एक बाजू बन के खड़े रहे, साथ में इनको हर एक चीज पे एडवाइस किया और गाइड किया, और PM मोदी ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं कह सकता हूँ, अजीत डोवाल से। और आप देखिए यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की गई जब 2016 में उरी अटैक हुआ,
तो उसके अंदर भी डोवाल साहब का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। जब पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद उरी अटैक हुआ तो भी डोवाल साहब ने बहुत ज्यादा काम किया था। ये जागते रहे मोदी के साथ रात भर, और इन्होंने रॉ से भी पूरी इंफॉर्मेशन ली, आर्मी को भी कोऑर्डिनेट किया। उससे पहले एक ऑपरेशन हुआ था म्यांमार के अंदर, जब हमारे 20 के करीब सोल्जर मारे गए थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो उस टाइम पे अजीत डोवाल पीएम मोदी के साथ फॉरेन जा रहे थे, ये जा रहे थे बांग्लादेश के अंदर, शायद 6 जून की बात होगी, और इनको वापस आना था 8 जून को। लेकिन अटैक हुआ तो ये पीएम मोदी को बांग्लादेश के अंदर छोड़ करके वापस आ गए जून 7 को, और इन्होंने आर्मी से मिलकर कोऑर्डिनेट किया। और उस टाइम पे जो रॉ के चीफ थे वो थे राजेंद्र खन्ना, जो नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट्स थे और मिलिटेंसी के भी एक्सपर्ट थे। इन्होंने पूरे तरीके से इनको रॉ को पूरी नॉलेज थी कि कहाँ कहाँ पे मिलिटेंट कैंप्स हैं, क्योंकि राजेंद्र खन्ना की बहुत अच्छी नॉलेज थी इस एस्पेक्ट के ऊपर। और वो एक ऑपरेशन किया गया शायद जून 10 के आसपास। आर्मी घुसी, 2 कैंप्स पे अटैक किया, प्लान तरीके से काम था, लेकिन सारा काम किया आर्मी ने, आर्मी कमांडोज ने। लेकिन उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी वो प्रोवाइड की रॉ ने, जो मिलिटेंट कैंप्स थे, उनकी लोकेशन और कितने कितने मिलिटेंट्स हैं, और तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जिस तरीके से बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की गई तो वो भी इंफॉर्मेशन रॉ के द्वारा दी गई थी। लेकिन अब बहुत से, आप देखिए इस टाइम में काम हुआ, बहुत से सालों तक काम चला है कश्मीर के अंदर, आर्टिकल 370 हटा। और मैं सोचता हूँ अजीत डोवाल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब अजीत डोवाल एनएसए थे और शिव शंकर फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए, तो अजीत डोवाल ने बहुत से इश्यूज के ऊपर उनको डिस्कस किया, उनको ब्रीफ किया। और अगर आज एस जयशंकर ये कुछ पोजीशन गेन कर पाए हैं, कैपेबिलिटी तो इनकी अपनी थी, तो अजीत डोवाल की उनकी जो गाइडेंस दी थी, जो उनको सलाह दी थी, या उनको जिन चीजों के ऊपर ब्रीफ किया था, जब एस जयशंकर को मिनिस्टर बना दिया गया और अजीत डोवाल उससे जूनियर हो गए, तो अजीत डोवाल ने उस टाइम पे ऑफर किया था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर मेरे को इनके बराबर की पोजीशन ना दी। तो पीएम मोदी ने उनको भी मिनिस्टर की पोस्ट दे दी, और अजीत डोवाल ने बहुत साल तक काम किया। अगर आज इंडिया यहाँ पे सेफ है 95%, तो उसके अंदर अजीत डोवाल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर अजीत डोवाल आज छोड़ के चले जाएं और रिटायर हो जाएं, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कंट्री के अंदर एक वैक्यूम आ जाएगा जो भरा नहीं जा सकेगा। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, रॉ और आईबी के, कोई भी उनकी पोजीशन नहीं भर सकता। और अजीत डोवाल की खासियत ये थी, एक तो ऑफेंसिवली डिसीजन लेते थे, और दूसरी बात है कि ये आईबी में थे, जबकि एनएसए का जो रोल है उसके अंदर जो मेन इशू आता है वो आता है एक्सटर्नल थ्रेट जो आते हैं, जो पाकिस्तान और बाकी कंट्री से आते हैं। और वो इसलिए थे कि एक तो पाकिस्तान के अंदर रहे, पाकिस्तान में इन्होंने रॉ के ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम किया, और इनका जो एक्सपोजर था लंदन के अंदर। मैं जब लंदन में गया था उससे पहले अजीत डोवाल लंदन में पोस्टिंग काट चुके थे, और इन्होंने जिस तरीके से लंदन के अंदर काम किया था आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रॉ के लोग भी थे, वहाँ पे आईबी के भी थे। और जो अजीत डोवाल का जिस टाइप का एक्सपोजर था, उसी की वजह से उनको एक तो एक्सपीरियंस हुआ, एक फर्स्ट हैंड नॉलेज हुई, और इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हुए। और पीएम मोदी को इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जितने भी इशू थे उनको ब्रीफ कर सके। और जब भी कोई चाहे यूएसए का एनएसए आता था या कोई यूके का एनएसए आता था, तो अजीत डोवाल उनको डोमिनेट करते थे, क्योंकि इनकी इतनी वास्ट नॉलेज है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर एक इशू पे बात कर सकते थे, हर एक इशू पे गए, और ये अकेले भी जाते थे बहुत जगह में। लेकिन बाद में इनकी मूवमेंट कुछ कम हो गई, क्योंकि कुछ एरियाज जो थे वो कवर करने शुरू कर दिया जयशंकर ने, और कुछ पीएम मोदी ने खुद कवर करने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे लगता है कि पीएम मोदी को दोबारा इनको पर्सुएट करना पड़ेगा, पर्सुएट करना चाहिए कि आप छोड़ के ना जाओ, कम से कम 1 साल पीएम मोदी को इनकी सपोर्ट और लेनी चाहिए, और तब एक किसी पर्टिकुलर आदमी को इनके नीचे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर जैसे आपने कहा कि एक मिस्टर रवि हैं, रवि नायर हैं, जो नहीं आर के रवि, आर के रवि का, अच्छा जो भी है, जो मिस्टर रवि हैं, जो आईबी के डायरेक्टर थे, मैं नहीं सोचता कि वो किसी तरीके से इनके शूज के अंदर फिट हो सकेंगे। और अगर उनको अपॉइंट करना है तो पहले उनको 1 साल तक ट्रेनिंग देनी चाहिए अजीत डोवाल के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और नाम भी आ रहे हैं, और कुछ और नाम मैं भी दे सकता हूँ जो फिट हो सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन कोई भी आदमी अगर यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा अजीत डोवाल की जगह, वो काम नहीं कर पाएगा, उस तरीके से नहीं कर पाएगा जो अजीत डोवाल कर सकते हैं। जैसे आरएन काव का कोई मुकाबला नहीं था रॉ के अंदर, उसी तरीके से अजीत डोवाल का भी कोई कंपैरिजन नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक चीज और है, आपने देखा कि हमने जैसे इंटरनल थ्रेट की बात की, वो तो है ही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी किसान आंदोलन हो रहा है, कभी शाहीन बाग जैसे आंदोलन हो रहे हैं। अभी क्योंकि ये एनडीए सरकार है, अभी पीएम मोदी यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है कि एनडीए सरकार है, और एनडीए का जो अपना जो सीटें हैं वो ज्यादा है। बावजूद इसके सर चाइना की ओर से थ्रेट बना हुआ है, चीन की ओर से थ्रेट बना हुआ है, इवन पाकिस्तान की ओर से थ्रेट बना हुआ है। हमने तो सुना कि पाकिस्तान में जो आतंकी नेटवर्क है उनको और तगड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री को बधाई बधाई नहीं देता ओथ लेने पर, और भारत ने भी उनको नहीं बुलाया। ये सब अच्छा, अमेरिका का जो है, कनाडा का जो है, जो सब जो खालिस्तान मूवमेंट वो सब चल रहा है। ऐसे में अजीत डोभाल का जो एक एक्सपोजर है, जैसे आप उनकी बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि फिलहाल अजीत डोभाल का कोई विकल्प नहीं है, और वो उनकी बहुत जरूरत है देश को अभी। देखिए, देखा जाए तो कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, लेकिन अजीत डोभाल की जरूरत है इस टाइम पे, स्पेशली 1 साल तक, क्योंकि नई नई गवर्नमेंट बनी है और नए नए चैलेंजेस हैं। क्योंकि अभी देश को बहुत जगह साइड से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, और हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी कुछ सिचुएशन खराब कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो पीएम मोदी को एक तो अजीत डोभाल को कुछ एक्सटेंशन देनी चाहिए, और अगर किसी को सिलेक्ट करना है तो अजीत डोभाल की परमिशन और अजीत डोभाल की अप्रूवल से होना चाहिए। एस जयशंकर जरूर आपके फॉरेन अफेयर्स को देख सकते हैं, या फॉरेन जो की तरफ से जो एंगल हो सकता है उस पर अटेंशन दे सकते हैं, लेकिन इंटरनल इश्यूज पे तो कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो इनको मैं ये तो नहीं कहूँगा बेस्ट फिट है, इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि अब रॉ के भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो एनएसए के ऑफिस में पोस्टेड है। जैसे एक नाम सामने आया आलोक जोशी का। अब आलोक जोशी को पहले अजीत डोभाल भी पसंद करते थे। जब पीएम मोदी पावर में आए थे उस टाइम पे आलोक जोशी रॉ के चीफ थे, और इसके बाद अजीत डोभाल भी इनको पसंद करते थे, क्योंकि अजीत डोभाल इनको इसलिए पसंद करते थे कि एक तो उत्तराखंड से एक पंडित है, अजीत डोभाल भी पंडित है और ये भी पंडित थे, और तीसरा ये आईपीएस है, और चौथा दोनों आईबी में काम करते रहे। लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क है आलोक जोशी के बारे में, जो मैं पब्लिक को कहना नहीं चाहूँगा। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं ब्रीफ कर सकता हूँ कि क्या उनके अंदर कमियां हैं, क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लेकिन साथ में देखिए, जब अजीत डोभाल एनएसए थे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से मिलिटेंट को मारा गया, और पहला जो काम किया था मिलिटेंट्स को मारने का, वो किया गया था एक और एनएसए के ऑफिस पे जो बैठे हैं ऑफिसर राजेंद्र खन्ना, उन्होंने मिलिटेंट को पकड़ने का और एलिमिनेट करने का काम किया था। वो आलोक जोशी के बाद वहाँ पे चीफ बने रॉ के, और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो मिलिटेंसी के अंदर एक्सपर्टीज़ है, उनका नाम जरूर कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि और साथ में जो कुछ और भी लोग हैं वहाँ पे, जैसे गोयल साहब है, गोयल साहब भी राव से रिटायर हुए कुछ देर पहले, तो सामंत गोयल भी कैपेबल ऑफिसर हैं, और इनका नाम वैसे भी आया कि जो मिलिटेंट मारे गए पाकिस्तान के अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि जो दोनों लोग हैं राजेंद्र खन्ना और सामंत गोयल, ये कैपेबल आदमी है, कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं है, लेकिन इनका नाम कंसिडर करना चाहिए, और पीएम मोदी को अपने बात करनी चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू लेनी चाहिए इसकी, और पूरे तरीके से कोई जल्दी में डिसीजन ना लें। आलोक जोशी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने आलोक जोशी के साथ भी काम किया, मैंने राजेंद्र खन्ना के साथ भी काम किया, और सामंत गोयल को देखो तो मैंने भी उनको नज़दीकी से देखा, काम नहीं किया उनके साथ। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी को जो डिसीजन लेना है, पहली बात तो अजीत डोभाल को कुछ एक्सटेंशन दें, और पूरी इंक्वायरी करें कि किसकी क्या कमियां थी, क्या किसी के खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस तो नहीं लगे, क्या किसी के खिलाफ कोई करप्शन के बारे में कंप्लेंट तो नहीं की गई, क्योंकि बहुत से कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कंप्लेंट की गई, और बहुत सी बातें हैं जो हम बता भी सकते हैं, लेकिन पब्लिकली किसी को कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, पीएम मोदी को अजीत डोभाल को रिक्वेस्ट करें कि आप 6 महीने तक रहिए और अपने अंडर ट्रेनिंग रखिए, कि फिर उनसे पूछें कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो उनका बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको आज एक बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से पीएम मोदी पे प्रेशर डाल करके यहाँ पे एक्सटेंशन ले गए, बेनिफिट ले गए। अगर आप प्रोफाइल देखें तो आलोक जोशी का प्रोफाइल अच्छा है, कि पहले तो रॉ के चीफ रहे, उसके बाद एनटीआरओ में चले गए, लेकिन कुछ और बड़ी बातें हैं। मैं पब्लिकली कुछ कहना नहीं चाहूँगा,
लेकिन एक बात है कि पूरे तरीके से वेरीफाई करके भेजा जाए, किसी को भी अगर एनएसए अपॉइंट किया जाता है, अगर किसी को यहाँ पे चूक हो जाती है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर हो जाएगी। आदमी वो हो जो मेहनत करता हो, आदमी वो हो जो नॉन करप्ट हो, आदमी वो हो जो हर एक इशू पे बात कर सकता हो। पीएम मोदी को चाहिए कि जिसको भी वो सिलेक्ट करें एज एनएसए, उसकी प्रॉपर इंटरव्यू लें, खुद इंटरव्यू लें, तब उसको सीट पे बिठाएं। अदरवाइज यहाँ पे डिजास्टर हो जाएगा। मैं आपको पूरी गारंटी कैसे कह सकता हूँ, अगर अजीत डोभाल के जाने के बाद किसी इम्प्रॉपर आदमी को चुन लिया गया या चीफ बना दिया गया, एनएसए बना दिया गया, तो मैं सोचता हूँ कि कंट्री के अंदर डिजास्टर हो सकता है। वाकई ये एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत मतलब ये डिसीजन बहुत सोच समझ के होना चाहिए, बहुत सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि यहाँ और देखिए ना, अंदर देखिए अभी क्या, अब पांडे साहब एक और बात क्या है कि अभी अभी इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के साथ साथ बहुत से इश्यूज साथ में आए हैं। देश के अंदर इस टाइम पे जो हालत है वो वॉलेटाइल है, और इस टाइम पे अगर आप चेंज कर देते हैं, अपने एनएसए को चेंज करते हैं, तो मैं सोचता हूँ बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी तो पन्नू का चक्कर चल रहा है, अभी तो निज्जर का चक्कर चल रहा है, फिर पाकिस्तान भी यहाँ पे आंख दिखा रहा है। अभी लेटेस्ट एक कश्मीर के अंदर अटैक हुआ है शरणार्थियों के ऊपर, जिसके अंदर 10 के करीब लोग मारे गए। तो पाकिस्तान, और देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि इस टाइम पे टाइम आ गया है कि रॉ और एनएसए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है पाकिस्तान को सबक सिखाने का या पाकिस्तान को तोड़ने का। और इस टाइम पे अगर अजीत डोभाल को रिलैक्स कर दिया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, किसी और को ले लिया जाएगा, तो पीएम मोदी बहुत भारी गलती करेंगे। सफर करेगा भारत, सफर करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी को बहुत ज्यादा झटका लगेगा अगर अजीत डोभाल को इस सिचुएशन पे छोड़ा। और मुझे लगता है कि अजीत डोभाल को कम से कम इस टाइम पे, जहां पे वॉलेटाइल सिचुएशन इंडिया के अंदर, 1 साल तक पीएम मोदी कहें कि आप ठहरो और रहो, और फिर उसके बाद किसको उन्होंने चुनना है, किसको ट्रेनिंग देनी है, और जिसकी भी सिलेक्शन हो पीएम मोदी के द्वारा, वो अजीत डोभाल की रिकमेंडेशन पे हो। अगर किसी आदमी को किसी और रीजन पे चुन लिया गया, तो पीएम मोदी का जो करा कराया वह सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल है, अभी तो आर्मी चीफ की नियुक्ति भी है, पेंडिंग है, क्योंकि उनको भी एक्सटेंशन मिला है 1 महीने का। आर्मी चीफ मनोज पांडे जो है वो भी एक्सटेंशन पर है। तो अब ये नई सरकार आ गई तो शायद अब वो सिलेक्शन भी हो जाएगा किसको लेना है, और अजीत डोभाल साहब का तो मसला चल ही रहा है। देखिए ऐसा है कि आर्मी का अलग इशू है। आर्मी के अंदर ना एक इशू चलता है, एक रिटायर और दूसरे रेडी हैं, लेकिन एनएसए के लिए एक स्पेशल पोस्ट है। मतलब एनएसए का अलग टाइप का वाइब्रेंट रोल है, आर्मी का एक डिफरेंट रोल है। आर्मी का तो वही रोल है जो सारी जिंदगी करते आए हैं, लेकिन एनएसए की पोजीशन पे बैठ करके इनको डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। पाकिस्तान से खतरा है, मेन खतरा पाकिस्तान से चल रहा है, फिर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं। जैसे इस टाइम पे इंडिया जो पार्टीज हैं ये इलेक्शन लूज की हैं और सिचुएशन को कहीं भी खराब कर सकते हैं ये। और पीएम मोदी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने मिनिस्टर चुन लिए काम हो गया। आपका जो सबसे बड़ा जो आपको सिक्योरिटी दे सकता है वो एनएसए, और एनएसए की गलत चॉइस होने से देश के अंदर बवाल बच जाएगा। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, रॉ के चीफ तो रहे लेकिन काम कोई नहीं किया, अपना टेन्योर पास किया, आगे चले गए। तो यहाँ पे बड़ा सोच समझ के इनको चुनना पड़ेगा, किस आदमी को चुने, किसको रखें। क्योंकि मैं पब्लिकली को बात नहीं कहूँगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन है कि मेरे से गवर्नमेंट कंसल्ट करे। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बहुत से राज खोल सकता हूँ कि कौन सा आदमी सूटेबल होगा एनएसए की पोस्ट के लिए और देश को कैसे बचाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अजीत डोभाल के जाने के बाद देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेंगे वो देश हित में करेंगे, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को देखते हुए करेंगे। मुझे लगता है कि ये डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री उनसे अनुरोध भी करें कि कम से कम आप 1 साल और रुकिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। सूद साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, जय। नमस्कार, बहुत बहुत